हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण कवि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं अलग अलग विधा वाइज देखेंगे। तो चलिए रामधारी दिनकर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले इनका हम जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म कब होता है? 1908 ईस्वी में सिमरिया, मुंगेर जिला, बिहार में। ठीक है, इनका जन्म होता है। फिर इनका निधन कब होता है? 1974 ईस्वी। जन्म होता है 1908 ईस्वी में और निधन होता है 1974 ईस्वी में। पिता का नाम था रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे। माता का नाम मनरूप देवी हो जाएगा, पिता का नाम रवि सिंह। ठीक है, जन्म 1908 ईस्वी में, सिमरिया गांव है और मुंगेर जिला है, बिहार राज्य है। और 1974 ईस्वी में इनका निधन होता है। ध्यान रखेंगे मित्रों, ये क्रम से लगाने के लिए आ सकता है, तो हमको ये सब चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं उनके उपनाम और विशेष उपाधियां क्या थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला उपनाम है इनका द्वितीय कवि, है ना, द्वितीय राष्ट्र कवि। प्रथम राष्ट्र कवि मित्रों माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय राष्ट्र कवि इनको रामधारी दिनकर को कहा जाता है। अनल का कवि, अनल माने आग होता है, तो अनल का कवि कहा जाता है। आग और राग का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आग और राग का कवि कहा जाता है। आधैर्य का कवि कहा जाता है। समय सूर्य कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है मित्रों? समय सूर्य। तो सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे दिनकर जी के बारे में। फिर अगला पॉइंट है दिनकर ने स्वयं को, है ना, आगे देख लेते हैं। दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त का महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। क्या कहा है मित्रों? दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त का सहज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो इनके परिचय बारे में हो गया। अब आगे इनकी बात करते हैं मित्रों प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मुक्त काव्य रचनाएं। ठीक है, जो मुक्त काव्य रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो पहली है रचना इनकी बारदौली। क्या है मित्रों? बारदौली, विजय। ये सब है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1928 ईस्वी में बारदौली, विजय। दूसरी रचना है रेणुका, 1935। समय ध्यान रखेंगे मित्रों 1935 भी हो जाएगा। उसके बाद में हुंकार, 1939। ये 1939 हो जाएगा। हुंकार के बाद देख लेते हैं रसवंती। रसवंती का जो समय है वो कब से है? 1940। रसवंती का समय है मित्रों 1940 भी। और द्वंद्व गीत, उसके बाद में द्वंद्व गीत 1940 भी, ये भी है 1940 भी। उसके बाद में यशोधरा 1946। यशोधरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की भी है। सॉरी, मैथिली शरण गुप्त नहीं, हाँ, हरियोद्धा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की भी रचना है यशोधरा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। उसके बाद देख लेते हैं मित्रों धूप और छाह। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946 इसका भी है। ठीक है, धूप और छाह।
उसके बाद में सामधेनी 1946 या कहीं कहीं 47 दिया होता है, तो इसको 46 ध्यान रखेंगे, सामधेनी। उसके बाद में अगली रचना है बापू। बापू का समय है 1947, आज़ादी के समय, ठीक है, 1947। 10वीं रचना है चलिए अगली रचना देख लेते हैं, इतिहास के आंसू। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब से है? 1951। 1951 हो जाएगा मित्रों इसका प्रकाशन वर्ष। इतिहास के आंसू। 11वीं रचना है धूप और धुआं। इसका समय क्या है? इसका भी 1951 है। उसके बाद में मिर्च का मज़ा 1951, ये भी है 1951। तो 1951 मित्रों हमारी 3 रचनाएं हो गई। समय है ना, कैसे याद करेंगे? इतिहास के आंसू, पहले इनका नाम देख लेंगे फिर समय देख लेंगे। इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मज़ा, ठीक है। 51 51 51 3 बार हैं, ध्यान रखेंगे, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद में दिल्ली, ये मित्रों यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है, दिल्ली, ठीक है। 1954, 1954 ईस्वी में है, इसको बहुत ध्यान रखेंगे। समय इसका भी पूछा जा सकता है, 1954 ईस्वी में क्रम से लगाने के लिए आ सकता है। नीम के पत्ते, अगली रचना है नीम के पत्ते। इसका भी समय क्या है? 1954 है, 1954। उसके बाद में 15वीं रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूरज का है ना, सूरज का काव्य, ठीक है। यहाँ पे काव्य होगा मित्रों, सूरज का काव्य 1955 ईस्वी। इसका समय हो जाएगा 1955 ईस्वी, सूरज का ब्याह, ठीक है। उसके बाद में है चक्रवाल। अगली रचना है चक्रवाल 1956, 1956 ईस्वी। नील कुसुम 1954 ईस्वी, 1954, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, सूरज का ब्याह काव्य है ना, सूरज का ब्याह 1955, चक्रवाल 1956 ईस्वी और नील कुसुम 1954 ईस्वी। ये हमारी रचनाएं हो गई, और अभी बहुत ज़्यादा हैं। सारी रचनाओं को हम देखेंगे, जितने भी मुक्त काव्य हैं वो देखेंगे। उसके बाद में है काव्यश्री 1957 ईस्वी। काव्यश्री 1957 ईस्वी। सीपी और शंख महत्वपूर्ण रचना है, 1957, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नए सुभाषित 1957। कोयला और कवित्व, है ना, अगली रचना है 21 नंबर पे, कोयला और कवित्व 1962। उसके बाद में है 22 नंबर परशुराम की प्रतीक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका समय है मित्रों 1963, 1963 ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है मृत्यु तिलक, समय क्या है? 1964, 1964 हो जाएगा। तो ये सब रचनाएं ध्यान रखें। काव्यश्री 1957, सीपी और शंख 1957, नए सुभाषित 1957, कोयला और कवित्व 1959, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, मृत्यु तिलक 1964। उसके बाद में आगे देखते हैं आत्मा की आंखें, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, 1964 ईस्वी। आत्मा की आंखें कब है? 1964 ईस्वी। दिनकर की सूक्तियाँ 1965 ईस्वी। हारे को हरिनाम, ये इम्पोर्टेंट, 1970 ध्यान रखेंगे। संचयिता 1973 है ना, संचिता 1973।
1973 ईस्वी में संचिता। उसके बाद में है रश्मिलोक 1974, 1974। उर्वशी और अन्य श्रृंगारिक कविताएं, ये कब है? 1974 में ये भी है, ध्यान रखेंगे 1974 में। तो आत्मा क्या क्या 1964, दिनकर की सूक्तियाँ 1965, हारी को हरिनाम 1970, संचेता 1973, रश्मिलोक 1974, उर्वशी और अन्य श्रृंगारिक कविताएं 1974। तो ये इनकी मित्रों रचनाएं थी। कौन सी? मुक्तक काव्य रचनाएं। उसके बाद में आगे मित्रों देखते हैं प्रबंधात्मक काव्य। क्या देखते हैं मित्रों? दूसरी रचनाएं। पहले हमने क्या देखा? मुक्तक काव्य रचनाएं। अब देखते हैं प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं। कौन कौन सी होती है प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं? सबसे पहले प्रणभंग, ये खंड काव्य है मित्रों, ठीक है, 1929 ईस्वी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है कब है? 1929 ईस्वी। उसके बाद में कुरुक्षेत्र, ये महाकाव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये 1964 ईस्वी में है, 1964। उसके बाद में रसमती है, तो ये खंड काव्य है मित्रों, ये इंटरमीडिएट में लगा हुआ है किसी राज्य में, किसी मंडल में। तो रसमती, इसका प्रकाशन वर्ष है 1965, 1965, ध्यान रखेंगे। रसमती है ना, प्राणभंग खंड काव्य है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य है, रसमती खंड काव्य है। तो इनकी रचनाओं में से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य नहीं है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र दे दिया जाएगा तो ये महाकाव्य हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है उर्वशी, ये भी क्या है? महाकाव्य है, उर्वशी को ध्यान रखेंगे। उर्वशी का जो समय है ये 1961 ईस्वी है, ये महाकाव्य है, 1961 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है। पुरर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा को यहाँ पे दर्शाया गया है। तीसरा पॉइंट है हमारा निबंध संग्रह। तो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है इनके निबंध संग्रह। पहला निबंध संग्रह मिट्टी की ओर, प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1946, ध्यान रखेंगे। कब हो जाएगा? 1946, मिट्टी की ओर। दूसरा है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह है, इसका जो समय है 1953 हो जाएगा, ठीक है, 1953 ईस्वी। तो मिट्टी की ओर और अर्धनारीश्वर, इनका दोनों का हमने प्रकाशन देख लिया है, ठीक है। मिट्टी की ओर क्या हो जाएगा? 1946, और अर्धनारीश्वर का 1953। रेती के फूल पूछा जा चुका है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है रचना। रेती के फूल 1954, 1954। हमारी सांस्कृतिक एकता, अगली निबंध रचना है, निबंध संग्रह हमारी सांस्कृतिक एकता, 1956। समय क्या हो जाएगा इसका? 1956 ईस्वी, ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर इनका निबंध है, और अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है, वो किसका है? वो शरद चंद्र है ना। कौन सा उपन्यास है? एक शरद चंद्र का जो जीवनी है, जिसमें आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। तो मित्रों विष्णु जो प्रभाकर हैं उनका क्या है? उनका एक उपन्यास है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, उनका उपन्यास है। लेकिन यहाँ पे अर्धनारीश्वर निबंध किसका पूछा जाएगा तो बताओगे? रामधारी सिंह दिनकर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद पांचवी रचना है वेणुवन, ठीक है, क्या हो जाएगा? वेणुवन। इनका प्रकाशन वर्ष है 1958, 1958, ध्यान रखेंगे। साहित्यमुखी अगली रचना है
7 नंबर पे साहित्य, सॉरी 8 नंबर पे है साहित्यमुखी। साहित्यमुखी का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1968 है, 1968। छठी रचना छूट गई थी, धर्म नैतिकता और विज्ञान। धर्म नैतिकता और विज्ञान ये 1962 है मित्रों, 1962 ध्यान रखेंगे। 59 वेणुवन कब है, 1958 है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे रचना दे लेते हैं। तो वेणुवन का प्रकाशन वर्ष क्या है, वेणुवन का 1958। छठी रचना है धर्म नैतिकता और विज्ञान 1962। वट पीपल 1958। साहित्यमुखी 1968। उसके बाद में आगे देखते हैं 9 नंबर पे आधुनिकता बोध। आधुनिकता बोध क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा मित्रों, 1973। 10वीं रचना है चेतना की शिखा। चेतना की शिखा का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1973। तो ये दोनों 73 हो जाएंगे, आधुनिकता का बोध, चेतना की शिखा। 11 नंबर विवाह की मुसीबतें, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, पूछा जा सकता सिंगल नंबर में कि विवाह की मूर्तें, विवाह की मुसीबतें किसकी रचना है, तो बताएंगे दिनकर की। इसका जो प्रकाशन वर्ष है मित्रों 1974। तो ये हमारी निबंध संग्रह हो गए। आशा करते मित्रों सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासें हैं। चौथा पॉइंट हमारा आलोचनात्मक रचनाएं। कौन कौन सी आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं। पहली है काव्य की भूमिका 1957। समय क्या हो जाएगा, 1957। उसके बाद में दूसरी पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958। क्या हो जाएगा, तो काव्य की भूमिका इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1957, ध्यान रखेंगे। और पंत प्रसाद और मैथिली शरण इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। सभी रचनाएं इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हम लोग देख रहे हैं और उनकी विशेषता से देखेंगे। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं, तो एक इनका एक आलोचनात्मक रचना और है जिसका नाम है शुद्ध कविता की खोज 1956 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे मित्रों, शुद्ध कविता की खोज। आलोचनात्मक रचना है शुद्ध कविता की खोज 1966। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अब हम आगे देखते हैं इनके यात्रा वृत्तांत। कौन कौन से यात्रा वृत्तांत है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यात्रा वृत्तांत रचना इनकी। तो पहला यात्रा वृत्तांत है इनका देश विदेश। प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, 1957, ठीक है, 1957। दूसरा है मेरी यात्राएं 1970। तो दिनकर जी के दो यात्रा वृत्तांत मित्रों ध्यान रखेंगे, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970। उसके बाद में आगे हम देखते हैं कुछ रचनाएं। इनकी एक डायरी विधा है, डायरी है ना, क्या नाम है, दिनकर की डायरी 1973। ध्यान रखेंगे, दिनकर की डायरी 1973। उसके बाद में प्रमुख संस्मरण देख लेते हैं, संग्रह, संस्मरण संग्रह। पहला है देवलोक नेहरू 1965, बहुत महत्वपूर्ण रचना। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969। तो ये दोनों रचनाएं हमारी हो जाएंगी संस्मरण काव्य संग्रह, ठीक है, संस्मरण संग्रह। उसके बाद में आगे हम क्या देखते हैं, कौन कौन सी रचनाएं उनकी देख लेते हैं। तीसरा अगला पॉइंट हो जाएगा
हमारा 8वां सांस्कृतिक विषयों पर आधारित निबंध संग्रह है। तो सांस्कृतिक विषयों पर कौन कौन से आधारित निबंध हैं? देख लेते हैं निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। सांस्कृतिक विषयों पर आधारित निबंध संग्रह, पहली है हमारी सांस्कृतिक एकता। समय क्या है? 1956। 1956 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। हमारी सांस्कृतिक एकता। दूसरा है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, 1956। तो दोनों ये रचनाओं का प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे मित्रों। तीसरी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, 1956 बहुत महत्वपूर्ण है, ये यूजीसी नेट में लगी हुई है। 4 अध्याय हैं और उनके फिर अध्याय हैं, फिर उनके भेद हैं, बहुत बड़ा यह ग्रंथ है। तो सांस्कृतिक इतिहास ग्रंथ है ये। चौथा पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रभाषा और गांधी जी, 1968। तो ये 4 रचनाएं मित्रों सांस्कृतिक विषयों पर आधारित निबंध संग्रह हैं इनके, दिनकर जी के। तो उनको ध्यान रखेंगे। हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1956, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, राष्ट्रभाषा और गांधी जी 1968, है ना। तो 3 तो 56 हो गई, 1 58 हो गई। ऐसे याद रखेंगे, पहले नाम याद कर लेंगे फिर उनका समय याद कर लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं 8वां पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट है अन्य रचनाएं एवं विशेष तथ्य। तो पहली इनकी रचना है उजली आग, ठीक है, 1956। उजली आग 1956। यह गद्य काव्य संग्रह है। क्या है मित्रों? यह गद्य काव्य संग्रह है, ध्यान रखेंगे। इसमें गद्य गीत, लघु कथाएं एवं सूक्तियां हैं। क्वेश्चन बन सकता है मित्रों कि दिनकर जी की किस रचना में लघु कथाएं एवं सूक्तियां हैं? तो बताएंगे उजली आग, समय 1956। अगला है दूसरी रचना हे राम, 1969। यह 3 रेडियो रूपकों का संग्रह है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में शेष निशेष, ये क्या है? शेष निशेष भाषणों, पुस्तकों की भूमिकाओं एवं संस्मरणों का संग्रह है। किसका किसका है? भाषणों, पुस्तकों की भूमिकाओं एवं संस्मरणों का ये संग्रह है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं रेणुका, अतीत के प्रति मोह, तत्कालीन परिवेश के प्रति निराशा, राष्ट्रीय जागरण एवं प्रतिवादी प्रगतिवादिता से संबंध, कविताओं का संकलन, प्रमुख कविताएं तांडव, हिमालय के प्रति, कविता की पुकार, कविता की पुकार। उसके बाद में कविता की पुकार, करुम देव है, यहाँ पे क्या बनेगा? करूम कसमय देवाय, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मन मित्रों? कसमय देवाय, यहाँ पे कसमय देवाय होगा, ध्यान रखेंगे। कसमय देवाय, पाटलिपुत्र की गंगा, वैभव की समाधि, तो ये रचनाएं ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगली है हुंकार, तत्कालीन परिवेश के प्रति क्षोभ, राष्ट्रीयता का भाव, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे वैताली का जागरण गान कहा है। हुंकार को बहुत महत्वपूर्ण मित्रों पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? इसे वैतालिक का जागरण गान कहा है। किसको? हुंकार को। आगे देख लेते हैं कि महाकाव्य मित्रों कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो महत्वपूर्ण काव्य एवं प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है कुरुक्षेत्र, 1946। यह कैसा काव्य है मित्रों? यह प्रबंधक महाकाव्य है।
इसमें कुल सर्ग कितने 7 पूछा जा सकता है ना। क्रम से लगाने के लिए आ सकता है, मैच करने के लिए। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसमथी ये सब दे दें, है ना। संस्कृत 4 अध्याय और मैच करने के लिए दे सकता है। तो प्रबंध महाकाव्य कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी है। युद्ध एवं शांति की समस्याओं का चित्रण, इसमें क्या है, इसमें युद्ध एवं शांति की समस्याओं का चित्रण है। इसे आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे कुरुक्षेत्र को, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में उर्वशी का समय 1951, इंटरमीडिएट में लगा है मित्रों ये। पूर्वा उर्वशी की कथा प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें कुल अंक 5 हैं, कितने हैं 5, और कुरुक्षेत्र में 7 हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें 5 हैं। इसमें काम एवं आध्यात्म के द्वंद्व का चित्रण है। 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1972 ईस्वी में किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, दिनकर जी को, तो उर्वशी के लिए। अगले हैं रसमथी 1952, प्रबंधात्मक महाकाव्य। कुल सर्ग इसमें कितने हैं 7 हैं, ठीक है। तो 7 5 7। कर्ण की वीरता एवं दानशीलता का चित्रण है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी। अगली रचना है परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी। भारत चाइना युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित राष्ट्रीयता की भावना। संस्कृत 4 अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों ये। संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत 4 अध्याय। समय क्या है 1956। इतिहास व संस्कृति से संबंधित विषयों का संकलन। भूमिका किसने लिखी थी, ये मित्रों पूछा जा चुका है नेट में कि जो संस्कृत 4 अध्याय हैं इसकी भूमिका किसने लिखा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ठीक है। और 1962 ईस्वी में इसको सांप मिला। सांप मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। इसको ऐसे लिख क्या करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सांप है ना, सांप। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, विषय ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आलोचकों के कुछ कथन देख लेते हैं मित्रों। आलोचकों के मत क्या है इनके विषय में। पहला पॉइंट है, दिनकर जी तो बच्चन अंचल आदि 9 छायावादियों से जुड़ पाते हैं और प्रगतिवादियों से उनका अपना अलग अलग रास्ता है। किसका कथन है, बच्चन सिंह का है, ठीक है। फिर अगला कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटेशन बहुत पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो ध्यान रखेंगे। टीजीटी में पूछा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र को पराधीन भारत के आक्रोश का काव्य कहा जा सकता है, किसके द्वारा कहा गया, द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने कहा। ये क्वेश्चन मित्रों पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि कुरुक्षेत्र को पराधीन भारत के आक्रोश का काव्य किसने कहा है, तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने कहा है। तो मित्रों ये आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। सभी लोग इनको क्लासों को पूरा अंत तक अवश्य देखा करें और अपने मित्रों में दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। यूपी टेट सुपर टेट के लिए हमारी क्लास से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।